नमस्कार फ्रेंड्स। आज हिंदी के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं समास। इससे पहले हमने संधि का टॉपिक कंप्लीट पूरा कर लिया है और आज शुरू करते हैं हम समास को। समास में से भी 2 प्रश्न तो हर परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और रीट के सिलेबस में भी समास नामक टॉपिक है जिसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न पूछने का तरीका यह रहता है कि कोई भी शब्द दे दिया जाता है, समास युक्त शब्द, और उसका विग्रह करवाया जाता है, या फिर विग्रह हुए शब्द को समास के रूप में पूछते हैं, या समास कौन सा है इस तरह से पूछ लिया जाता है, या किसी भी समास की परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है। तो हमें इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हम समास क्या है। शब्द रचना की एक इकाई है। समास क्या है? शब्द रचना की एक इकाई। हिंदी व्याकरण में शब्द किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो नए शब्दों का निर्माण किस किस तरह से होता है, उसकी 4 इकाई होती है। 4 प्रकार से हम शब्दों को बनाते हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनसे नए शब्द बनते हैं। तो समास भी एक शब्द रचना की इकाई है। समास 2 शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। ये सम हलंत वाला होगा यहाँ पर, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है, सम का अर्थ निकट तथा आस का अर्थ होता है बैठना, यानी निकट बैठना, शब्दों को निकट रखना, पास पास बैठाना, जिससे वो जो अलग अलग शब्द है वह समास युक्त शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये समास का अर्थ हुआ। परिभाषा के रूप में हम देखें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक दो स्वरों का मेल होता है वहाँ संधि होती है, और जहाँ 2 शब्दों का मेल होता है वहाँ समास होता है। स्वरों के साथ साथ संधि में यूँ कह दें कि वर्णों का मेल, क्योंकि स्वर ही नहीं, स्वर और व्यंजन दोनों ही प्रकार के वर्णों का मेल होता है, तो वहाँ संधि होती है। जबकि जहाँ शब्दों का मेल हो, शब्दों का संयोग हो, तो वहाँ समास होता है। तो समास और संधि में जब अंतर पूछा जाए तो यही आपको ध्यान रखना है। समास में शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। समास पदों के मध्य प्रयुक्त कारक। किस प्रकार से समास बनते हैं? जो पद होते हैं उन पदों को पास पास रखना। पद से यहाँ अर्थ शब्दों से हैं। जब कोई वाक्य होता है और उस वाक्य में हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो वो जो अर्थयुक्त शब्द होते हैं वही उस वाक्य में पद होते हैं। तो यहाँ पदों की बात की जा रही है, शब्दों के लिए ही। जब वो शब्द होते हैं, पद होते हैं, उनके मध्य में कारक, विभक्ति, योजक या अव्यय, इन पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना ही समास कहलाता है। जैसा कि यहाँ शब्द के अर्थ में बताया गया है, सम यानी निकट और आस यानी बैठना, यानी कि जो अलग अलग शब्द होते हैं उनके बीच में अगर कोई भी कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, योजक चिन्ह या अव्यय पद है तो उनको हटा करके उनको पास में लिखना और एक सार गर्भित कोई भी शब्द बने तो वही समास है। अब समास तो हमने देख लिया, तो विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद में जो विभक्ति, योजक, कारक, अव्यय पद है उनको वापस जोड़ दिया जाए। जो समस्त पद है यानी समास शब्द है उनमें अगर बीच में योजक, कारक, अव्यय पदों को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके लिखा जाए तो वह समास विग्रह होता है। अब इन्हें हम इस तरह से समझते हैं उदाहरण लेकर। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास पद। देखो, जो समास होता है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों को मिलाकर के लिखना समास है, और इन दोनों के बीच में कोई भी कारक, विभक्ति चिन्ह, योजक या अव्यय लगाकर लिखना समास विग्रह होता है। तो रसोई घर एक समस्त पद है, जिसका हम अर्थ जानते हैं कि वह घर जहाँ रसोई बनती है। तो पूर्व पद क्या है इसमें? रसोई। जो पहला शब्द है वह है रसोई, और उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द है घर। रसोई और घर पूर्व पद, उत्तर पद हो गए, और जो इसका विग्रह है वह होगा रसोई के लिए घर। इसी प्रकार से हस्त, गत। हस्त और गत 2 पद है इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद। तो हस्त में गया हुआ, यहाँ हस्त का अर्थ है हाथ, लेकिन इनमें जो समास में हम विग्रह करते हैं तो उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करें तो वह शुद्ध माने जाते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हाथ में गया हुआ, अर्थ उसका वही है, लेकिन शुद्ध क्या माना जाएगा? जो समस्त पद में जो शब्द यूज किया है उसी को हम विग्रह में प्रयोग करें। तो यह है हस्त में गया हुआ। दिन, रात। हम जानते हैं दिन दिन होता है, रात रात होती है।
दिन और रात, ये इसके पूर्व पद और उत्तर पद है, और यहाँ बात की जा रही है दिन की और रात की, तो बीच में हमने यहाँ लगा दिया योजक और। अब हम देखते हैं समास के भेद या समास के प्रकार। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद होते हैं 4, 5 और 6। ऐसे कैसे? समास के अगर ऑप्शन में आता है तो हमें कौन सा सही करना है, तो यहाँ 4 भी सही है, 5 भी सही है और 6 भी सही है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। 4 किस प्रकार से सही है, 5 किस प्रकार से सही है और 6 किस प्रकार से सही है। तो ऑप्शन में अगर ये तीनों आते हैं, पहली बात तो ये तीनों आएंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न का प्रकार ही चेंज कर दिया जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि समास के भेद कितने नहीं होते हैं, या फिर इस तरह से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि जिसमें 2 सही आंसर होंगे। तो यहाँ पूछा जाएगा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो ये जो 3 तरह के भेद बताए गए हैं, इसमें इनके अलग अलग तरह से भेद होते हैं। 4 क्यों, 5 क्यों और 6 क्यों। यहाँ पदों की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। यहाँ ये समास है। पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं 4 भेद, और मूल भाषा के रूप में समास के भेद होते हैं 5। मूल भाषा कौन सी है हमारी? मूल भाषा है संस्कृत भाषा। और हिंदी में समास के भेद पूछे जाए तो हिंदी में समास के भेद होते हैं 6। तो यही कारण है कि यहाँ ये तीनों ही सही है। अब हम सबसे पहले देखते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कौन से 4 भेद होते हैं? तो प्रथम पद प्रधान समास, अव्यय भाव समास, जिसमें प्रथम पद है वो प्रधान होता है। तो सबसे पहला भेद है, सबसे पहला प्रकार है अव्यय भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और जो तत्पुरुष समास है उसी के 2 उपभेद माने गए हैं, इसमें कर्मधारय और द्विगु समास, जबकि हिंदी में समास के इन दोनों प्रकारों को अलग अलग मान लिया गया है। उभय यानी दोनों पद प्रधान समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और उभय पद प्रधान समास, यहाँ अप्रधान की बात की जा रही है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं हो, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, वह होता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार हो गए, अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और तत्पुरुष के ही 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु समास है। आगे हम देखते हैं मूल भाषा रूप में 5 भेद। केवल समास संस्कृत में माना जाता है। समास विग्रह तो होता है इसमें, लेकिन किसी समास का नाम लागू नहीं होता है, जिसको कहते हैं केवल समास। अव्ययी भाव समास, ये इसका दूसरा भेद है। और तीसरा है तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास भी कितने प्रकार का होता है। यहाँ समानाधिकरण और व्याधिकरण 2 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। समानाधिकरण में कर्मधारय समास, द्विगु समास, व्याधिकरण समास। समानाधिकरण में 2 प्रकार के माने गए, वही उपभेद जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर माने गए थे, तत्पुरुष के 2 उपभेद, कर्मधारय और द्विगु, इसमें भी उसी प्रकार से माना गया है। लेकिन जो व्याधिकरण प्रकार है, इसका व्याधिकरण 6 प्रकार के तत्पुरुष समास इसमें माने जाते हैं। हम जानते हैं संस्कृत में 8 विभक्तियाँ हैं। उन 8 विभक्तियों में से प्रथम और अंतिम 8वीं छोड़ करके जो बीच के 6 हैं, 6 प्रकार तत्पुरुष समास के माने जाते हैं। कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इस प्रकार से 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये इस प्रकार से 5 समास के मूल भाषा के भेद हैं। अब हम हिंदी के पढ़ते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? जो तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं उन्हें भी अलग अलग माना गया है। अव्ययी भाव समास, तो हमें विस्तार से पढ़ना है इनको। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। यह हमने ऊपर भी देखा था। जो अव्यय भाव समास है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रथम पद होता है वह उपसर्ग भी हो सकता है और कोई भी अव्यय शब्द होता है, जिसे
हमने आगे पढ़ा था विकारी व विकारी शब्द। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है, जिसे लिंग, वचन, कारक, काल किसी के आधार पर भी बदला नहीं जा सकता, वह अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। तो यहाँ प्रथम पद प्रधान होगा और यह एक अव्यय शब्द होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है तथा पूरा पद भी अव्यय हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें अव्यय पद मिलेगा। संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। देखो अव्ययी भाव समास में क्या क्या विशेषताएं हैं और किस किस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो सकता है। अव्यय या अविकारी क्या होता है? अभी हमने बताया कि वह शब्द, वह पद जो किसी भी लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। अव्यय शब्द विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये भी एक बात ध्यान रखने की है कि जो अव्यय शब्द है वो हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और हम जानते हैं विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अव्ययी भाव समास में केवल संज्ञा शब्द के आगे उपसर्ग योग करेगा, यानी यहाँ पर केवल संज्ञा शब्द ही अव्ययी भाव समास में होता है, यानी जो संज्ञा शब्द है उनके साथ ही अव्यय शब्द जोड़ करके अव्ययी भाव समास वाले शब्द बनाए जाते हैं। अव्ययी भाव समास के हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अव्यय या उपसर्ग होगा, उसके बाद संज्ञा शब्द होगा, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। समस्त पद यथाशक्ति और समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण, बेखबर, बिना खबर के, बाकायदा, कायदे के साथ। या तो यहाँ कोई अव्यय शब्द है, ये जो उपसर्ग वाले हैं वो भी एक तरह से अव्ययी होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिन दिन, यहाँ अव्यय, इनकी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका होगा हर दिन। हाथों हाथ, हाथ हो हाथ में। नगर नगर, हर नगर, प्रति नगर। आजन्म, जन्म से लेकर। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ कि आजीवन में तो जीवन भर और आमरण में मरण तक लिखना है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय या विशेषण विशेषण या संज्ञा संज्ञा, इनमें से कोई भी हो सकता है। जो दो पद होते हैं उन दोनों पदों में या तो एक विशेषण दूसरा विशेष से होगा, एक उपमान या उपमेय होगा, दूसरा विशेषण या विशेषण हो सकता है, दोनों ही शब्द, या संज्ञा संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं। अगर इस प्रकार के कोई शब्द हैं तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरे नंबर पे कर्मधारय समास है और इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु और तत्पुरुष में भी द्वितीय पद ही प्रधान होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष, इन तीनों ही समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। एक तरफ समस्त पद, दूसरी तरफ समास विग्रह। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण विशेष से वाले शब्द। महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। विशेषता क्या है? विशेषण क्या है इसमें? महान। और विशेष से कौन है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुरुष की। तो इस प्रकार से यहाँ पहला पद विशेषण होगा जबकि दूसरा पद विशेष से होगा, और जो विग्रह करेंगे वह होगा महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। अंबर यानी वस्त्र होता है यहाँ। और पीताम्बर, पीला वस्त्र किसने धारण कर रखा है? विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। अगर वहाँ पूछा जाए तो बहुव्रीहि ऑप्शन में हो तो हमें वहाँ बहुव्रीहि सही करना है। उपमा, उपमेय, उपमान। और विग्रह किस तरह से होगा? मुख चंद्र, उपमेय। देखो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, उपमेय का अर्थ होता है जिसके लिए उपमा दी गई है, और उपमान एक जिससे उपमा दी जाए। तो यहाँ उपमा किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की। तो मुख चंद्र, तो ये हमें ध्यान रखना है। उपमेय कौन होता है? जिसकी उपमा की जाए, और उपमान होता है जिससे उपमा की जाए। तो मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, मुख्य नहीं मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण।
भवसागर, भवरूपी सागर। विद्या धन, विद्यारूपी धन। विशेषण विशेषण, विग्रह दोनों उपमान, या तो दोनों उपमान या विशेषण विशेषण हो, दोनों ही विशेषण हो। चपल चंचल, जो चप्पल है, सॉरी चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, ये चप्पल है, कई बार गलत हो जाता है। जो चप्पल है, जो चंचल है। श्वेत श्याम, जो श्वेत है, जो श्याम है। दोनों शब्द संज्ञा संज्ञा हो। दरिद्र नारायण, जो दरिद्र है, जो नारायण है। राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है। देवर्षि, जो देव है, जो ऋषि है। तो इस प्रकार से इनके विग्रह होंगे। यदि किसी उपसर्ग की विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए तो वह भी कर्मधारय समास होता है। तो इस प्रकार के कौन से उदाहरण होंगे? वह शब्द होंगे कपूत, सपूत, सुपुत्र, कापुरुष इत्यादि। तो ये सभी भी कर्मधारय समास है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आज हमने अव्ययी भाव समास देखा और कर्मधारय समास देखा। इसके आगे के समास हम अगले वीडियो में देखेंगे और समास के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी भी प्राप्त की जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।